बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी मुलाकात फ़िल्म और अदब की एक ऐसी शख्सियत से कराते हैं जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। मेरी मुराद सैयद सादी यज़दानी साहब से है। आज हम इनके यहाँ इनके दौलत खाने पर हाज़िर हैं, तो हम कुछ बात करते हैं सादी यज़दानी साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं सर, बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले बताइए कि आपका सहाफ़ती जो सफ़र है इसका आगाज़ कैसे हुआ, और माशाल्लाह इस दश्त की सयाही में आपको एक उम्र गुजरी है, तो कुछ थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए इस हवाले से। वो मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहा करता हूँ, ये सवाल अक्सर उठता है और पूछा जाता है कि आप कब आए, क्यों आए। तो मैं अक्सर उन्हें कहा करता हूँ कि बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कहते हैं ना, बतख के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता। नेचुरली बात है कि घर पे पढ़ने लिखने का माहौल था। वालिद साहब जर्नलिस्ट थे, अदीब थे, शायर थे, और बड़े भाई भी जर्नलिज्म में थे। उसके बाद छोटे भाई भी आ गए पीछे। तो हमें घर का माहौल ऐसा मिला कि सब लोग ही चूँकि इसी काम में थे। तो अब तो खैर मेरा भी निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं, तो एक तवील सफ़र है। तो उनको देखते हुए हमें लिखने पढ़ने का शौक़ हो, बल्कि लिखने पढ़ने से पहले ही मैं यूँ कह लें कि बचपन से ही जब मैंने अपना नाम सुना या देखा तो मैंने अखबार में देखा मेरा नाम लिखा हुआ था। और वालिद साहब बच्चों के जो एडिशन होते थे या बच्चों की जो कहानियाँ थी उन पर हमारा नाम बच्चों का दे दिया करते थे। उससे और भी एक पैदा हुई तहरीक कि हमें भी ये काम आना चाहिए, हमें ये सीखना चाहिए, ये करना चाहिए, ताकि हमारा नाम भी इसी तरह अखबारों में आए बाद। तो फिर हमने बच्चों के लिए पहले लिखना शुरू किया। मशरक़ में लिखता था मैं, ग़ुलाम मोइनुद्दीन नज़र साहब होते थे बच्चों के एडिशन के इंचार्ज, फिर अजीज़ असरी साहब थे अमरोज़ के। वो 2 ही अखबार थे उस ज़माने में, बड़े नामवर और मशहूर, और उनके एडिशन बड़े आला होते थे मयार के। दोनों बड़े बाकमाल बच्चों के एडिटर। हाँ जी, क्या बात थी उनकी, और वो तरबियत करते थे बाकायदा ना। तो हमने जब अपने तालीमी उससे फ़ारिग होना तो हमने जाकर उनको कहानियाँ देनी, अपनी नज़में देनी, उन्होंने देखनी, इसलाह भी फरमानी और फिर करके शाया भी कर देनी। इस तरह वो बढ़ता गया जुनून। पढ़ाई के साथ साथ हम लिखने लगे, और उसके शुरू से ही लिखना पढ़ने का काम शुरू हो गया। अफसाने लिखे, कहानियाँ लिखी, फिर वो लिखते लिखते एक ऐसा लंबा सफ़र हुआ कि जब हम तालीम मुकम्मल की तो फिर इसी तरफ आ गए, क्योंकि ये आसान हमें लगा, चूँकि इस मैदान में हम खेल रहे थे, मजाज ऐसा था, फिर हमें हमारे लिए आसान भी था ये काम। हमें शाह साहब के बारे में बताइए, यज़दानी साहब जो थे वो बर्रे सगीर पाको हिंद के बेपनाह माया नाज अदीब, शायर और वो लखारी थे। उन्होंने तो अपना कैरियर लाहौर से शुरू किया। इस्लामिया कॉलेज से उन्होंने तालीम हासिल की क़याम पाकिस्तान से पहले। फिर वो लाहौर में ही 20वीं सदी उस ज़माने में लाहौर से निकलता था, जो बाद अज़ा नहीं अदब का सबसे उस वक्त पर एक बड़ा नाम था 20वीं सदी। उसको हिंदू थे खुशतर गरामी, वो मालिक थे उसके, तो इस आलमी से निकलता था। तो वालिद साहब ने उसको ज्वाइन किया, उनके साथ असिस्टेंट एडिटर के तौर पर रहे। फिर वो वालिद साहब उसके अलामा ताजवर नजीबाबादी होते थे, बड़े नामवर उस्ताद, उनके शागिर्दी आपने अख्तियार की। तो वो शाहकार रसाला निकाला करते थे उस ज़माने में। उन्होंने उनकी ज़िम्मेदारियाँ वालिद साहब को सौंप दी, और उनके शागिर्दों का एक हल्का बहुत वसी था। अलामा के शागिर्दों में एहसान दानिश, मिर्ज़ा अदीब, शबाब करानवी, उस ज़माने के जितने भी लोग थे बड़े नाम, वो उन्हीं के शागिर्दी में अलामा साहब की थे। तो वालिद साहब पर वो बहुत ज़्यादा एतमाद करते थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िम्मेदारियाँ अखबार की, रसाले की उनको सौंप रखी थी। तो बाद अज़ा वो फिर अदब की तरफ माइल हुए, शायरी की तरफ। तो फिर अल्लामा अफसर सदीकी अमरोहवी थे, वो उनकी शागिर्दी इख्तियार की, उनसे अदब और ये उसकी सलाह ली वालिद साहब ने। तो फिर शायरी में बड़ा नाम और मुकाम हासिल किया, सहाफ़त में भी किया। तो बाद अज़ा फिर उन्हें अताउल्लाह शाह हाशमी थे एक प्रोड्यूसर, वो लाहौर से एक अखबार निकाला करते थे अदाकार, उसमें एडिटर रख लिया वालिद साहब को, और वो अपने साथ लेकर बॉम्बे चले गए। उन्होंने बॉम्बे में, उस वक्त चूँकि सब कॉन्टिनेंटल था, एक ही मुल्क था, तो बॉम्बे उस ज़माने का मरकज़ था इल्म अदब, फिल्म का, आर्ट का। सादत हसन मंटो, तनवीर नकवी, उस ज़माने के जितने बड़े बड़े राइटर, मिर्ज़ा अदीब, सब लोग वहाँ बॉम्बे, यहाँ से तनवीर नकवी साहब, बहुत बड़े बड़े नाम, वो यहीं से तबाज़माई के लिए वहाँ जाते थे। तो वालिद साहब भी वहाँ चले गए। वहाँ जाकर भी उन्होंने कुछ फ़िल्मों के लिए भी लिखा, अखबार की इदारत भी की। क़याम पाकिस्तान के बाद फिर पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पर आकर फिर अदबी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो गए। फिल्म अखबारों में अदारत की। उनका रोज़गार का सिलसिला तो अखबार से और रसाइल से मुंसलिक था, लेकिन शायरी उनकी हर वक्त वो शायरी में ही गुम रहते थे। वो उनका ओढ़ना बछोना शायरी था। उन्होंने इतनी शायरी मेरे ख्याल अपने नाम से नहीं की जितनी लोगों के लिए उन्होंने की। वो इतनी आमद थी उन्हें
तो वो दीवान इस तरह बांट दिया करते थे, हम बहुत दफ़ा इख्तिलाफ भी करते थे उनसे। तो वो कहते थे यार ये सोते जो है फूट रहे हैं मेरे अंदर से, अगर मैं नहीं दूंगा ये सूख जाएंगे, ये इसके देने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, या तो मेरे अंदर ये सलाहियत ख़त्म हो जाए या मेरी आमद का सिलसिला रुक जाए, तो फिर तो मैं ये करूँ। दोस्त शागिर्दों का एक वसी हल्का था, वो उनको फैज़याब करते थे, उनको देते थे कि ले जाओ यार जो मर्जी ले जाओ। अपने से ज़्यादा उनकी अपनी किताबें दोस्तों के, बल्कि उनके शागिर्दों की किताबें उनकी ज़िंदगी में 5-5 4-4 आ चुकी थी जब तक उनकी एक नहीं आई थी। दोस्त अहबाब अनवर सदीक साहब, मिर्ज़ा अदीब साहब, दूसरे लोग लिखते हैं, आज भी मैं पढ़ रहा था पुराने मज़ामीन, तो उनमें से तो वो लिखते हैं कि आप क्यों नहीं अपने शाया करते। वो कहते हैं यार मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे तो मैं अपने आप को शोहरत के लिए नहीं मैं करता, दिखावे के लिए या अपनी शायरी अपनी नेक नामी के लिए नहीं करता। ये तो मेरे अंदर अल्लाह ने कुदरत ने एक तोहफ़ा रखा है, मुझे आमद होती है मैं लिख देता हूँ अपनी तसल्ली के लिए, मुझे खुशी होती है लिख कर और पढ़ कर। फिल्मी शायरी भी बॉम्बे में की, कोई 5-7 फिल्में बॉम्बे में लिखी, और कुछ लाहौर पाकिस्तान जब बना तो यहाँ आए तो बॉम्बे के लोगों को हाथों हाथ दिया जाता था। उन्होंने पाकिस्तान में भी इल्ज़ाम, प्यार न कर नादान, 12 बजे, काफ़ी फिल्मों की एक फ़हरिस्त है मेरे पास, उसमें लिखी उनके हाथ की। कई फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे, कहानियाँ लिखी, उनकी मावनत की, असिस्टेंट भी रहे उनके साथ, को डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया, क्योंकि इंडिया के डायरेक्टरों के साथ उन्होंने काम किया था, रूप के शौरी साहब, महबूब साहब वगैरह, कारदार साहब के साथ। तो उन्होंने यहाँ पर फिल्मों में भी किया। उनके शागिर्दों ने भी यहाँ फिल्में जब शुरू की तो उन्होंने यज़दानी साहब की खिदमत हासिल की कि आप लिख कर दें हमें। तो बाद चूँकि फिल्मी माहौल उन्हें रास नहीं आया, खालिस्तान अदबी ज़हन के आदमी और नहायत शरीफ नफ्स इंसान थे, इसलिए उनको माहौल कुछ वहाँ फिल्म में एडजस्ट नहीं हुए, ये मैं कह रहा हूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो उन्हें वो भाई नहीं, वो सनत जो है ना वो अच्छी नहीं तरह भाई नहीं, उन्होंने जल्दी से खैर बात कहकर पूरी लगन के साथ अदब की खिदमत की और बेपनाह अदब का काम किया, बेपनाह अच्छी शायरी और बेपनाह शायरी की, और सुबह से शाम तक शायरी, अदब और आर्ट की खिदमत की सारी ज़िंदगी। उनको शागिर्द आज तक सहाफ़त में कितने जहाँ भी जाते हैं हम, वो कहते हैं कि हम उनके शागिर्द हैं, हम हैरान हो। मैं पिछले दिनों सीढ़ियाँ उतर रहा था नुआइबा की, तो मुझे बुखारी साहब मिल गए, तो मैंने नेशन के एडिटर नहीं सर बुखारी साहब नहीं, सर बुखारी साहब ने भी वालिद साहब से काम किया, सलीम बुखारी साहब ने काम, तो मुझे पता है किसी ने बताया कि यज़दानी साहब के साथ काम किया मैंने, तो मैंने कहा तारफ़ करवाया अपना, कहते यार यज़दानी तू यज़दानी जलंधरी ना तेरा की ताल्लुक है। मैं कहा जी मैं उन्होंने बेटा यज़दानी साहब तो मेरे नाम, मैं कहा तुहाडे हम असर सन, कहते ओ उल्लू हम असर नहीं मेरे उस्ताद सन, क्योंकि मैंने कहा कि मैं शर्मिंदा कर रहे मेरे उस्ताद सन। मैं उन्होंने को फर्स्ट टाइम जिस वे यूनिवर्सिटी तो आया उन्होंने डेस्क तो इंचार्ज सन, तो मैं उन्होंने सीखी न्यूज़ ऐड बनानी सीखी, तो मैंने मिलिया घर आके तू मेरे को आया कर, फिर मैं पिछले दिन मिल के भी आया, बड़े खुश हुए। नहीं, वो ऐसा हुआ कि उनका दफ्तर था वालिद साहब का रायल पार्क में, महानामा महफिल अदबी पर्चा था खालिस, तो वो चूँकि दफ्तर फिल्मी मार्केट में था, फिल्मी मंडी में चले था, जहाँ अतराफ में चारों तरफ यानी फिल्मी दफातर थे। उस ज़माने में फ़िल्म का अरूज का दौर था, तो हज़ारों की तादाद में दफातर लाहौर से बीडर रोड तक, लाहौर होटल से बीडर रोड तक दफातर ही दफातर होते थे फिल्मी। और गढ़ में था शेख बिल्डिंग जो थी रायल पार्क के सेंटर में थी, वहाँ वो दफ्तर था। उस शेख बिल्डिंग में मुनीर न्याजी साहब का भी दफ्तर था, कतील साहब का, कासमी साहब का फर्स्ट फ्लोर पे था, हमारा सेकंड फ्लोर पे था, अहमद नदीम कासमी का नीचे था, मूजद साहब का था। वो बिल्डिंग जो थी ना वो भी अदब का एक गहवारा थी। जामे पाकिस्तान से पहले मसाइल लुधियानवी भी वहाँ रहे उस बिल्डिंग में, कतील साहब का ठिकाना रहा, रही का घर था वहाँ पर, मुनीर न्याजी का घर था वो। तो उस बिल्डिंग से वो महानामा महफिल का इजरा किया हो। तो फैल उशारी पर के फैल उशारी साहब हम उन्हें ताई कहते थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने महानामा महफिल का इजरा किया। उसके साथ उन्होंने एक फिल्मी पर्चा भी निकाला था, उसका नाम था साफ़। चूँकि फिल्मी मंडी में थे, मार्केट में उन्होंने सोचा एक छोटा फिल्मी पर्चा भी होना चाहिए बिजनेस के एतबार से। तो जिन दिनों मैं जाया करता तो वो फिर वो उनके तफ़ैल उशार पुरी साहब के एक कज़न थे, उनके दामाद थे मकबूल सरमद साहब, वो उसके एडिटर थे साफ़ गो के। तो वालिद साहब ने मुझे उनके हवाले कर दिया कि इनको थोड़ा बहुत इसे कुछ समझाओ, लिखता तो है लेकिन थोड़ा सा इसे अदारत के बारे में और एडिटिंग कैसे होती है क्या। तो मकबूल सरमद साहब ने जनाब वो आस्ता आस्ता शुरू में मुझे लिखने की बताया कि इस तरह ये उसका पैटर्न है, इस तरह पर्चा बनता है, इस तरह उसकी अदारिया लिखा जाता है, इस तरह दाग उसकी देखी जाती है। सारा मुझे तरबियत करके आस्ता आस्ता उन्होंने मुझे वो साफ़ गो का रसाला मेरी ज़िम्मेदारी मुझ पर डाल दिया सारा। खुद वो अपने कारोबारी ज़िंदगी में और मसरूफ़ हो गए। तो मेरा फिर एक
खुला मैदान मिल गया मुझे। उस साफ को 15,000 साल था, तो उसको मैं खुद ही करता था सारा काम, एडिटिंग से इदारिया से लेकर आखिरी लफ्ज़ तक, सवाल जवाब तक भी। तो वो मुझे खुला मैदान मिल गया, मेरी प्रैक्टिस खुले मैदान में हुई। तो वो आके एक कापी चेक करते थे, देखा उन्होंने ओके जी ओके, कुछ थोड़ा बहुत तदवीन करनी, उन्होंने कहा ठीक है ओके भेज दो का। तो उस तरह मुझे वहाँ मौका मिला। वो रॉयल पार्क था, एक तो फिल्मी माहौल था, फिल्मी पर्चा था, तो मुझे इसलिए आसानी हो गई मेरे लिए कि मैं एक बना बनाया एक पैटर्न मिल गया, मुझे लिखने के लिए आसानी हो गई। तो फिल्मी मंडी में था, इसलिए तो फिल्मों में दिलचस्पी भी पैदा हो गई, और वो लिखने के लिए भी मुझे एक मौका मिल गया कि मैं फ़िल्म के हवाले से लिखने लगा। और करीब सिनेमा घर थे, फिल्में भी देखते, उस पर तबसरे लिखा करते, अगर स्टूडियो जाते तो फिर वहाँ की डायरी और वगैरह चीज़ें लाते। तो उस वजह से मुझे रॉयल पार्क और स्टूडियो में काम करने के मौके ज़्यादा मिले। तो उसके बाद मैं फिल्मी जर्नलिज्म में बाकायदा तौर पर ही आ गया। फिर उसके बाद मगरबी पाकिस्तान रोज़नामा था उस ज़माने में, शेख एम शफा साहब का बड़ा नाम था उस ज़माने में। उनके अखबार में गया, उन्होंने अपना अखबार था, उनका एक रसाला भी निकलता था अफ्तरुज़ा। उस ज़माने में प्रैक्टिकल जो थे, जो रसाले हैं, उनका बड़ा दौर था। फिल्मी अखबारात अरूज पर थे, मुसव्वर वीकली, मुमताज़ वीकली, धनक था महानामा, ये फिल्म के ऐसे पर्चे थे। स्क्रीन लाइट था फिल्म का बड़ा आला पर्चा। तो वो अफ्तरुज़ा उजाला निकाला करते थे। उजाला में कतील साहब भी एडिटर रहे, चौधरी असगर अली कौसर बड़ाच भी एडिटर रहे, कमर जनालवी साहब भी रहे। उसके बाद जब मैं गया तो उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी कि यार आप फिल्म का जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि अखबार की बजाय मेरा रसाला जो है वो आप मेरे बेटे का साथ दें। वो नौजवान आया था नया अभी अखबारी सनद में। तो मैं और उनका बेटा सुहेल शिफात, हमने मिलकर फिर उजाला की मैंने अदारत की। फिर उजाला में बहुत काम करने का मज़ा आया, क्योंकि वीकली था पर्चा, और वो भरपूर ज़बरदस्त किस्म का, जिसे कहना चाहिए एक फिल्मी मैगज़ीन था। ये आ जाते हैं मैंने 17 के अशरे में शुरू किया, कह रहे ये 80 से 90 तक, यानी 90 तक मैंने उजाला की अदारत की। और उसके बड़े यादगार अभी फेसबुक पर किसी ने डाले, वो मेरा रिकॉर्ड मिस हो गया मेरी शिफ्टिंग में, घरों की शिफ्टिंग में रहा, तो मेरे उजाले का रिकॉर्ड पूरे का पूरा मिस हो गया, कहीं रद्दी में चला गया, कहीं मिस हो गया। तो वो मुझे मिल नहीं रहा था। किसी मेरे दोस्त ने, चाहने वाले ने, नेट पे ना, उसने कहा जी कि मैं आपको जितने आपके उजाले में शाया होने वाले, मैंने कहा यार मुझे वो इंटरव्यूज़ चाहिए, बड़े यादगार है। उसने कहा जी मेरे पास सारे तो नहीं है, जितने हैं वो उसने नेट पे लगा दिए, भेज दिए मेरे। मैं बड़ा मशहूर हुआ उसका। मैंने कहा यार ये तो तुमने कहना, और भी ढूंढूंगा, मेरे पास जितना रिकॉर्ड है वो मैंने आपको भेज दिया। तो इस तरह वो 80 का जो दहाई है वो फिल्म इंडस्ट्री का अरूज का, यानी इससे बड़ा अरूज ये तो जवाल की, मतलब अथा गहराइयों में ना, जवाल भी नहीं इसे कहना चाहिए, जवाल तो ये तो ख़त्म हो गया। 80 का अरूज फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा अरूज था। 80 और 90 का जो दौर है वो, यानी कि फिल्म 10-12 फिल्में रोज़ा हर हफ्ते लगती थी, हर हफ्ते नई फिल्में 10 से 12 फिल्में रिलीज़ होती थी सिनेमा घरों में। और कोई सिनेमा बदकिस्मत कहा जाता था जिसपे नई फिल्म नहीं लगती थी, यानी हर हफ्ते नई फिल्में कोई हजूम लगा होता था। इतनी फिल्में स्टूडियो में हम अंदाज़ा कर लें कि कितनी प्रोडक्शन शुरू होती होगी। एक स्टूडियो में 100-100, 200 फिल्म बन रही होती थी, और जगह नहीं, स्पेस नहीं थी मिलती शूटिंग के लिए, लोगों को स्पेस नहीं मिलती थी, फ्लोर नहीं मिलते थे। लोग आधे ने इस सेट पे लगाया हुआ, एक सेट के अंदर एक ने कट उधर लगाया हुआ है कि वो साइलेंट हो, खामोश हो तो वो शॉट ले। इस तरह आउटडोर में गाना हो रहा है शबाब स्टूडियो में, तो एक लोकेशन पर 4 गाने पिक्चराइज हो रहे हैं। आप एंगल आप कैमरे का देखें, आप कैमरा रखा हुआ है, आप जिस कैमरे में करेंगे अगला यूनिट नज़र आ रहा है, तो वो एक यूनिट एक शॉट लेता था। इतनी मुश्किल होती थी, इतना रश था काम का। इस कदर के 12 स्टूडियो लाहौर में कायम हुए, 12 स्टूडियो, मुँह से कहना। शाहनूर के बाद बारी स्टूडियो, एवेन्यू स्टूडियो, मलका स्टूडियो, शबाब स्टूडियो, सैनिटल स्टूडियो, सनाई स्टूडियो, शाद स्टूडियो, मैं अगर नाम मैं कितने 12 स्टूडियो थे लाहौर में। शरफ ज़िमनी सवाल है कि इस ज़वाल की वजह क्या है, फिल्मी सनत के ज़वाल क्यों आया? फिल्मी सनत के ज़वाल की असल वजह यह है कि हम सेकंड लाइन इन लोगों ने तैयार नहीं की और जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ आए नहीं। वही पुराने कैमरे 35 के, वही घिसी पिटी मशीनें, और जो लोग उसको हेड कर रहे थे जैसे कैमरा मैन है या डायरेक्टर है या वो लोग, उन्होंने आगे सेकंड लाइन तैयार नहीं की। उन्हें आगे आने वाले हालात के बारे में बताया नहीं, टेक्नोलॉजी क्या आ रही है। फिल्म आ गई HD पे, HD से आगे चलेगी, फिर आगे इस पर कंप्यूटर पे, ये सारा मुंतकल हो गया। फिल्म का वो फीता ही ख़त्म हो गया, ये फिल्म के अंदर से वो फिल्म ही ख़त्म हो गई, रोल ही, तो इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, फिल्म ही ख़त्म हो गई। अब फिल्म नहीं, इसका कुछ और नाम रखा जा सकता, फिल्म नहीं। फिल्म एक फीते का नाम है जिसमें कैमरे में फीता ही नहीं। अब ये कैमरा, इसको हम सिनेमा कैमरा अच्छे नहीं कह सकते फिल्म का कैमरा, लेकिन इस पर फिल्म बन सकती है, आप बना सकते हैं ड्रामा फिल्म,
ठीक है ना। तो आप फिल्म का काम ही ख़त्म हो गया, सेकंड लाइन तैयार नहीं हुई, चुके किसी डायरेक्टर ने अपने लोगों को सिखाया नहीं, ना स्टूडियो मालका ने ये किया कि जदीद टेक्नोलॉजी लाते और लोगों को बताते, वो सीखा नहीं लोगों ने। तो काम वो एक नई टेक्निक आई है तो वो तैयार फेंक दिया उन्होंने, कहा हमें तो आते ही नहीं ये काम, तो हम लैप्स कर गए। साहब आपके बहुत लोगों से इंटरेक्शन रहा, बहुत लोगों से आप मिले, कुछ यादगार मुलाकातें आपकी रही हों, क्या देखना बताइए। मेरे जो साजा थे ना असल में वो इतने बड़े लोग थे, जैसे हमीद अख्तर साहब के साथ मैंने असिस्ट किया उजाला में, नहीं जलवा, उनका जलवा मैगज़ीन निकला तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उनको असिस्ट किया। बहुत बड़ी शख्सियत, बड़ा काम सीखने का मौका मिला। अब्दुल कादिर हसन ने लाहौर में आवाज़ जहां का मैगज़ीन शुरू किया, उन्होंने मेरी खिदमत हासिल की, तो उनके साथ काम किया। वो भी अपनी फ़ज़ा के बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी थे। फिर अली सुफियान आफाकी साहब के साथ काम किया, फैमिली मैगज़ीन निकला तब भी उन्होंने मुझे बुलाया। वो ऐसा दौर था कि हर जगह मुझे समझ आ रही थी, जो भी निकलता था मुझे लाहौर में निकलने वाले तकरीबन दर्जनों ऐसे अखबारात और जरायद हैं जिनके बानी मेंबरान में मेरा शुमार होता है। बानी मतलब उनके इब्तदाई उसकी डमी से शुरू किया और वो बड़े नामवर मैगज़ीन, और उनके एडिटर इतने बड़े थे कि मुझे काम करके वो आप एक सीखने का एक सही जो होता है ना मज़ा मुझे आया। कोई यूनिवर्सिटी से भी वो कुछ नहीं मिल सकता, मुझे कहीं से भी वो नहीं मिल सकता जो प्रैक्टिकल लाइफ में। अली सुफियान आफाकी एक पूरी हम जह शख्सियत थे, हमीद अख्तर अपने दौर पे एक बड़े शख्सियत, अब्दुल कादिर हसन साहब, बड़े लोग, सारे बड़े लोग थे जितने भी लोग। अलियास रशीदी साहब के साथ मैंने काम किया जो कराची में निगार अवार्ड और निगार अखबार निकालते हैं, उनका मैं ब्यूरो चीफ रहा और अब भी काम कर रहा हूँ उनके साथ में। लेकिन वो अपने वज़ा के अजीब व गरीब लोग थे, बड़ा मज़ा आया काम करने का। अगर आप फिल्मी शख्सियात में कहते हैं तो मैं मलका तरन्नुम नूरजहां, अदाकार मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम, इन लोगों के बहुत करीब रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अशरा ऐसा था कि वो उनका रूज का ज़माना था फिल्म का और उनको ज़रूरत होती थी ज़ाहिर है, और हमें भी ज़रूरत थी डेली मैगज़ीन के लिए और उसमें शाया होने के लिए। और वो इतने बड़े लोग थे, उनसे मिलकर उनकी महफ़िलों में बैठकर उनके यहाँ जाने में। आज जो गाने जो चल रहे होते हैं मैं बच्चों को बताता हूँ कि जो जितने भी हिट गाने हैं 20-30 साल के, वो सारे गाने की रिकॉर्डिंग में मैं मौजूद था। जितना भी हिट गाना आप गाएंगे उस गाना वो मेरे सामने रिकॉर्ड हुआ, मैंने बैठा हूँ सामने, मेरे सामने तर्ज बनी, मेरे सामने रहसलें हुई हैं कई दिन और मेरे सामने रिकॉर्ड हुआ। अब वो गाने बच्चे कई कह रहे थे आप सुनते नहीं, आप आगे कर देते। मैं ये सारे मेरे सामने बने गए, सारे गाने मैंने खुद सामने, हर शूट मेरे सामने हुआ है, हर फिल्म की शूट। सुबह हम निकलते थे, रात 2 बजे घर आते थे, तो सारी शूटिंग्स हर फिल्म की। ऐसा यादगार वाक़या इस दौरान आपको अब तक जो याद हो, भूला ना हो, किसी शूटिंग में किसी ऐसे वाक़या? ये अपना रोज़ाना कोई ना कोई मिसहैब भी होते थे, कोई लतीफ़े भी होते थे, वो जो कि काम रूटीन के होते थे। बहुत से हादसात ऐसे होते थे कि एक्टिंग में एक्टर ने छलांग लगाई तो नीचे से जाल निकल गया या कुछ चीज़, कई लोगों ज़ख्मी हुए हमने देखा अपने सामने से, कई लोग वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में ज़ख्मी हुए। कई दफ़ा ऐसा हो कि शेर की शूटिंग में कई दफ़ा असली शेर लेकर आए तो शेर को देखकर एक्टर दौड़ गया, या सांप आ गया तो वो कई बिल्कुल उनको हैरत तारी हो गई, असली सांप को डालना उन्होंने पकड़ कर। तो बड़ी बहादुर नजर आने वाले जो बड़े बड़े बहादुर एक्टर हैं वो भी बाद दफ़ा वो लर्ज जाते थे सेटों पर। हम रोज़ाना कोई ना कोई लतीफ़ा ऐसा होता था कि एक ऐसे ही नाकाबिले, मतलब जो फिल्म में नज़र आने वाला एक भारी भरकम आदमी जिसको देख कर लोग दहल जाते थे, सेट पर भीगी बिल्ली पहना नज़र आता था, क्योंकि वो सेट पर उसके बाद ही पता चलता स्क्रीन पर वो बहुत बड़ा सुल्तान राही कितना बड़ा एक्शन और वो, लेकिन थाई शरीफ आदमी, असलम परवेज़ बहुत बड़ा विलन, लोग गालियाँ निकालते थे स्क्रीन पे आता था यार बुरा आदमी है, 5 वक्त का नमाजी नेक आदमी। ऐसे लोग थे। सुल्तान राही के ऐसे वाक़यात हैं कि वो बाकायदा मतलब 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती। कई दफ़ा शूटिंग पे गए जैसे शिमाली इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में या ये तालिबान वाले इलाकों में, तो वो मौलवियों ने पकड़ लिया, उन्होंने कहा खबरदार इधर शूटिंग की, ये तो बुरा काम है, हम नहीं करने देंगे। तो फिर जब उन्होंने देखा कि वो ब्रेक में नमाज़ पढ़ रहे हैं सारे जमा होकर सुल्तान राही की इकामत में और अज़ान हो रही है, वो परेशान हो गए। वो कहते ये क्या? उन्होंने कहा यार ये मजदूरी है हमारी, ये काम है। जिस तरह आप लकड़ी तोड़ रहे हैं, जिस तरह आप ये रोड़ी उठा रहे हैं, जिस तरह आप सड़क बना रहे हैं, जिस तरह हम फिल्म बना रहे हैं, ये एक चीज़ है, एक तफरी का काम है, ये हम कर रहे हैं, बाकी हम इंसान हैं, आपकी तरह मुसलमान हैं। तो वो फिर बड़े मुतासर होते, घरों से तोहफे लाकर खाने लाकर खिलाते थे पठानों के। तो इस तरह कई वाक़यात होते थे। उन्होंने कुरान मजीद की मतलब तलावत की और बाकायदा उसकी सूरह रहमान को उन्होंने रिकॉर्ड करवाया अपनी आवाज़ से, अज़ान रिकॉर्ड करवाई और बहुत सी चीज़ें उन्होंने ऐसी की, सबीलें बनवाई, मसाजिद बनवाई। इस तरह अदाकार मोहम्मद अली थे, वो भी लोगों के काम आते थे, बच्चियों की शादियों के सिलसिले में
कोई मदद के सिलसिले में, इस तरह कार खैर में हिस्सा लेने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। बहुत अच्छे लोग थे, बड़े बड़े मुस्तफ़ा कुरैशी है, नदीम है, ये लोग बड़े काम आने वाले। और कुछ लोगों ने तो मिलकर क्रिकेट टीम बनाई थी उस ज़माने में, फिल्म क्रिकेट टीम, गुलाम मोहिउद्दीन उसके कैप्टन थे। तो वो भी बेनिफिट शो कराते, बेनिफिट मैचेस कराते थे। सलाब ज़दगान जब सैलाब आया पाकिस्तान में तो उन्होंने इतने मैचेस करवाए, तो बड़े पैसे बाहर भी यहाँ भी कराए मैच, पैसे जमा करके उनकी मदद की लड़कियों लड़कों ने। लोग रफाई काम भी मतलब फिल्म में करते रहे और बड़ा मुतासर किया कई लोगों ने हमें कि भाई ये लोग बुनियादी तौर पर अच्छे इंसान हैं। फिल्म में बुरे नज़र आने वाले भी बहुत अच्छे इंसान साबित हुए आम ज़िंदगी में। मैडम नूर जहाँ का मिसाल है, बहुत ज़्यादा लोगों की ख़वातीन जाती थी बच्चियों की शादियों के सिलसिले में और बेपनाह काम करती बल मगर खामोशी से, किसी को बताए बगैर वो खामोशी से घरों के बाहर लाइनें लगी थी ख़वातीन की। कई दफ़ा हम गए मिलने के लिए तो वो उन्होंने कहा नहीं कुछ ही वैसे आई थी, बच्चियों को मिलने के लिए आई थी, पढ़ने वाली हैं। तो बाद में पता चला वो तो अमदाद लेने आई और उनकी उन्होंने मदद की, बताया नहीं किसी को। तो उस खतून ने बताया बाद जब जा रही थी कि मैं महाना मेरा लगा हुआ तो वो देती हैं, लेकिन बताती नहीं किसी को, कहना नहीं। तो लोग बड़ा काम अच्छा लोग करने वाले भी हैं, फिल्म इंडस्ट्री में रहे। फिल्म इंडस्ट्री इतना साल अगर पी चली है और इन लोगों ने इतना मुकाम बनाया तो उनके पीछे दुआओं का भी बड़ा असर है। मैं समझता है कि सबसे बड़ी चीज़ तो दुआएं हैं और नेक नामी है, उन्होंने नेक नामी भी कमाई है इस सिलसिले में। तो मैं समझता हूँ ये सब लोग अपनी अपनी जगह हर बंदा अच्छा काम करने वाला था। पाकिस्तान एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, एक बहरानी कैफियत है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है और इन मसाइल से हम निकल कैसे सकते हैं? चंद अल्फाज में अगर आप अपने तजर्बे की रोशनी में। पाकिस्तान इस वक्त तो मुआशी उसमें है, सबसे बड़े मुआशी बहरान से, अपने 70 साल के सब तारीखी मुआशी बहरान। और किसी ने, मैं समझता हूँ कि किसी ने भी आज तक इसकी उस पर पहले दिन से अगर अमल किया जाता तो आज ये हालात ना बनते जो आज बने हुए। ये एक दिन का नहीं है, जिस तरह मैं कहता हूँ निसफ सदी का, ये निसफ सदी से भी ज़्यादा का किस्सा है। 70 साल से जो हमने बैरूनी इमदाद पर, बैरूनी कर्ज़ों पर इनसे इन्हिसार किया और इसकी वजह से मुल्क जो आज इस मौके पर पहुँच गया। IMF से डिक्टेशन आज से नहीं हम ले रहे, हम 70 साल से ही ले रहे हैं जब से बना है, हम उन्हीं के उन पर चल रहे हैं। इसीलिए बैनुल अक़वामी मुदावलतें हमेशा होती आई हैं और होती रहेंगी, चूँकि जब तक हम उनसे मदद लेंगे। अमेरिकन एड नहीं आई, हम बाकायदा, हम ऐसे ही बेशर्मी की इंतहा है कि हम लोग तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि हम अखबारों में अपीलें करते थे अमेरिका से कि जी हमें इमदाद क्यों देते। ऐसे ही है जैसे मांगने वाला आपके गिरेबान को पकड़ लेता है कि आपने बंद कर दी है हमारी इमदाद। अंदाज़ा करें कि जब खुद कफ़ालत की मंजिल तक नहीं आप पहुँचेंगे उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकते। हमसे सीखा है चीन, मलेशिया, सिंगापुर, ये हमारे बाद हुए और उन्होंने पाकिस्तान से बड़ा सीखा। और उनके लीडरान ने कहा कि यार आप कहाँ खड़े और हम कहाँ आ गए, क्योंकि हमारी क़यादतें ऐसी फिर आती नहीं बाद में 70 साल से अब तक। तो उन्हें फिर मफादात अपने अजीज, क्योंकि सब चोर रास्ते से तकरीबन आते रहे। हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वो रास्ता चोर रास्ता ही है जिससे आते हैं। ये मुकम्मल अवामी में से कोई भी नहीं आज तक आया, और जो आया उसको उन्होंने वैसे ही रास्ते से लोग उठा दें। तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ से हमें खुदा करनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट लें कि मुल्क जो बेहतरीन कर जाए? मैं इसको बेहतरी अमल समझ रहा हूँ। ये जो लोग इस पे तनकीद कर रहे हैं, जो हो रहा है ना टैक्सीज का मामला, ये बहुत पहले होना चाहिए था। आप कनाडा जाएं, आप देखें मेरे भाई वहाँ पर, अमेरिका जाएं, दूसरी जगह जाए, बरतानिया जाए, जिन्हें हम कह रहे हैं स्कैंडिनेविया कहते हैं, हम कहते हैं ये तो बड़ी मुस्लिम स्टेट लगती हैं। जब जाए तो ऐसे लगता है तो काफिर लोग, लेकिन उनका जो है उम्र लाओ वन नाफज फलाई रियासतें हैं। यहाँ पर फलाई, इसको फलाई रियासत बनाना चाहिए। कायदे आज़म ने इसको जो हासिल किया था उसका मकसद उनका वाज़ेह था कि इस फलाई रियासत होगा। तो हमने पहले दिन से इसको फलाई नहीं बनाया, हमने इसको अपना कारोबार बनाया। हमने इस पर अपना कहा कि इसको एक पैसा कमाने का ज़रिया बनाया हुकूमतों को। जो भी लोग आए अपने मफादात का हासिल करके चलते बनेंगे। आज अगर आज से भी शुरू कर लिया जाए तो कोई नहीं, कौमों के लिए 70 साल उम्र कोई नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। ये 70 साल कौमों तो हज़ारों साल यूरोप लड़ते रहे आपस में, मार मार के एक दूसरे को। आज कहाँ खड़े हैं? सीखा, जब उन्होंने सीख लिया, यहाँ पहुँचे, तो फिर आज देखें कहाँ पर है। तो हमें कहीं से तो इब्तदा करनी है। तो मैं तो इसे नेक फाल समझ, तो मैं नहीं समझता हूँ कि टैक्सेस भी देने चाहिए और लोगों को कानून के दायरे में आना चाहिए सबको। जब आ जाएंगे कानून पर अमल दरामद होगा। पाकिस्तान में असल में कानून नहीं है, कानून शिकनी बहुत है। जब कानून पर मुकम्मल अमल होगा तो इंशाल्लाह ये सारा ठीक होता जाएगा। नौजवानों में अदाकारी का और मॉडलिंग का बहुत शौक बढ़ रहा है, इस हवाले से आप क्या मशवरा देंगे बच्चों को कि अगर वो बच्चे करना चाहते हैं तो क्या होनी चाहिए? असल में ये टैलेंट तो खुदादाद होता है। मैं समझता हूँ ये किसी में इंजेक्ट नहीं किया जा सकता, ना ये पैदा किया जा सकता है कि ये खाद डालकर बस बना दिया जाए, ये उसमें इंजेक्ट कर दिया जाए आप एक्टर बन गए। नहीं, असल पहली बुनियादी चीज़ है खुदादाद। इंसान को अपना होना चाहिए इदराक कि मेरे अंदर ये सलाहियत है,
एक फोटोग्राफर बनने की, एक आर्टिस्ट बनने की, एक डांसर, एक म्यूज़िक डायरेक्टर, क्या है मेरे अंदर, क्या खूबी है, उस पर फिर उसको थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए और उसमें वो रास्ता अपनाना चाहिए जो उसके लिए अच्छा हो। समझता हूँ कि ये मैं आसानी से कर लूँगा, तो वो उस रास्ते पर आ जाए, तो उसके लिए बाकायदा तौर पर अब तो खैर तालीमी इदारों में भी पढ़ाया जाता है, कुछ उसको चाहिए, उसके पहले तो इल्म हासिल करे, उसके बारे में मालूमात उसे हो, फिर वो प्रैक्टिकल लाइफ में आकर ऐसे लोगों का इंतखाब करें जिससे उन्हें सीखने का और समझने का मौका मिले। अच्छे लोग हैं मौजूद हमारे यहाँ। आप समझते हैं कि जो इदारे हैं इस हवाले से सिखा रहे हैं, क्या वहाँ जाने से बच्चा एक्टर बन जाता है? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं। ये खुदा इन इदारों ने कोई एक्टर दिया ही नहीं, कोई आज तक किसी इदारे ने नदीम नहीं दिया। बल्कि ये इंडिया से शुरू कर लें, वो दिलीप कुमार नहीं पैदा कर सका, कोई दूसरा, मेहदी हसन यहाँ को दूसरा, नूरजहाँ दूसरी नहीं पैदा हो, इसलिए कि इदारे नहीं बनाते। सीखते हैं वहाँ लोग, सीख रहे हैं, नूरजहाँ बनने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, उनकी नकाली भी कर, नकल तो बन सकते हैं लेकिन असल अपनी कोई पहचान नहीं बना रहे, कोई पहचान नहीं बना पा रहा, वो उसके अंदर होगी। और ये तो बिल्कुल खालस ऐसे लोग थे, मतलब मैडम नूरजहाँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी, एक दही इलाके से सूद से ताल्लुक था, गाँव से ताल्लुक था, यहाँ से निकल कर उसने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया। मलका तरन्नम का पूरी दुनिया में कि एक ही मलका तरन्नम हुई है वो नूरजहाँ, इस तरह और गाने वाली थी, रोशनारा बेगम मलका मौसीकी का लाई, फरीदा खान भी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई, ये पढ़ी बिल्कुल नहीं थी पढ़ी। इस तरह पढ़े बहुत से पढ़े लिखे डायरेक्टर और एक्टर जो हमारे हैं वो कोई फारगुल तफसील नहीं थे कहीं से भी, लेकिन उनके अंदर टैलेंट बुनियादी तौर पर मौजूद था। उन्होंने फिर उसको अपने लिए थोड़ा सा डाला, अपने सीनियर से सीखा कि भी किस तरह वो उठता बैठता, नशिस्त बरकरार, अदायगी क्या, सलीका क्या, पूछा समझा। लता का इंटरव्यू सुना तो उन्होंने कहा, लता मंगेशकर ने, कि मैडम नूरजहाँ जब गाती तो मैं सुनती थी बैठकर, बाहर बैठकर, उनके बच्चे को खिलाती थी और मुझे पकड़ा जाते थे और आप रिकॉर्डिंग में जाते थे, तो मैं सीखती थी उस दौरान के लिए कैसे गले का उतार चढ़ाव क्या होता है। तो आज मैं उनको साथ तस्लीम करता हूँ, इसलिए कि मुझे समझ आई, नूरजहाँ तो कहीं की भी पढ़ी ना सीखी हुई थी, उस्ताज़ा वही घर में सिखाते हैं, बाजा लेकर आते थे वही सिखाते हैं। तो दुनिया में आज भी है, सिखाने वाले भी हैं, लेकिन सीखने वालों की नहीं कमी है। आज लोग समझते हैं कि फ़ौरन हो जाए, क्योंकि हर चीज़ इंस्टेंट है, तो फ़ौरन कहते हैं वो हल हो जाए, मिल जाए और वो हो जाए, इसलिए वो इस तरह नहीं, ये फ़न नहीं हो सकता इस तरह। शुक्रिया कि आपने मेरा मसला हल कर दिया। मैं ये पूछना चाह रहा था कि शाह साहब क्या वजह है आज ना मलका मौसीकी कोई आ रही है, ना आज गज़ल के शहंशाह पैदा हो रहे हैं, ना अदाकारी में वो रियासत, उनकी रियासत वजह है, क्यों ज़मीन ये बंजर हो गई है? ऐसा क्यों नहीं कि हमें अगली लाइन में ऐसे लोग क्यों नहीं मिल पा रहे? आप क्या महसूस कर रहे हैं वजह क्या? ये वजह मैंने साफ बता दी आपको कि वो उसमें मेहनत नहीं करते, लोगों में सीखने का सही वो शौक नहीं है, लोगों में यह है कि फौरी मिल जाए, क्योंकि वो सिस्टम ऐसा आ गया, पूरा हमारी लाइफ स्टाइल ऐसा हो चुका है कि हम कहते हैं फ़ौरन मिल जाए, ये को खुले हम मिल जाए। एक ज़माने में लोग घरों में सोडा बनाते थे, घरों में ये दूध सोडा बना लिया, चीज़ें बनाते, शिकंजबीन बनाई, शरबत बनाया, मेहमान आया ख़त्म, अब कहते हैं बोतल खुली और पी ली, बर्गर आया तो खा लिया, वो खाना जो तैयार होता था, इस तरह हर चीज़ में वो लज्जत ख़त्म हो गई। इस तरह गाने में, अदाकारी में भी वो लज्जत ख़त्म हो गई, जो रियाजत से, जो मेहनत से होती थी वो नहीं है अब उसमें। बिल्कुल जैसे खाने में लज्जत नहीं है, तो आपने स्टंट बस फ़ौरन किया, बनाया और ये पकड़े ले लें, उसमें नहीं लज्जत आएगी, जो उसमें वो रचाओ जब तक नहीं आएगा, जब तक वो साजा मारते थे, जूते मारते थे कि बाकायदा कि भी आप इस तरह करें, तो दर्द सोच पैदा होता था, लगन पैदा होती थी कि मैंने ये करना है। तो उसके अंदर एक जब तक दर्द और लगन नहीं पैदा होगी, लगन बिना कहते हैं वो बात ना बने, लगन बिन कोई भी चीज़ जब तक लगन ही अंदर से पैदा होगी, लगन अब नहीं है, अब सिर्फ हाँ जी वो चाहते हैं, फ़ौरन रिवॉर्ड चाहते हैं उसका, फ़ौरन रिवॉर्ड चाहते हैं, लेकिन वो मुश्किल हो जाता है उसमें। आखिर में शाह साहब हमारे देखने वाले जो हैं इनके नाम पर अपना पैगाम दीजिए, स्पेशली जो नई नस्ल है उसको आप क्या कहना चाहेंगे? नई नस्ल के लिए यही है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, इसमें बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, दुनिया में मैं कहता हूँ बहुत कम। अभी आपने कल का मैच देख लिया, हरा हुआ मैच था, जो दो नौजवानों ने खड़े होकर 2 मिनट के अंदर जितावा दिया, जबकि लोग परेशान हो चुके थे, लोग टीवी के आगे से हट चुके थे। तो लिहाजा साबित ये होगा कि नामुमकिन कोई नहीं, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, कोई करना चाहे किसी फील्ड में भी, क्योंकि इससे ज़्यादा मैंने नहीं देखा, इतने टैलेंटेड लोग जो हैं, मेहनती लोग भी हैं, लेकिन हम इजी वही हम चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जल्दी नहीं, जल्दी छोड़ दें, थोड़ी सी हिम्मत कर लें, मेहनत करें तो इंशाल्लाह नौजवान हर शोबा है ज़िंदगी में मैं समझता हूँ तरक्की करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे इंशाल्लाह।